ही खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं कर्नल संजीत सिरोही सर, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। सिरोही सर, आपका बहुत स्वागत है वन इंडिया पर। मेरा पहला सवाल सर यही होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई है कि फिर से जंग की तैयारी की जा रही है अमेरिका के द्वारा। इस रिपोर्ट पर कितना भरोसा करना चाहिए? वैभव जी, सबसे पहले तो जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया और वो चीज जिसको हम काफी 2 महीने से ज्यादा हो गए डिस्कस करते हुए, उसके ऊपर हम दोबारा फिर उसको डिस्कस करें। देखिए, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अंदेशा ये है कि लड़ाई दोबारा शुरू हो सकती है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का, वो नहीं पूरा हो पा रहा है। अमेरिका के जो बाकी ऑब्जेक्टिव थे वो गोल पोस्ट अपने चेंज करते रहे, तो वो अभी अमेरिका को कोई वो रास्ता नहीं मिल रहा जिससे ये अपनी पब्लिक को और इंटरनेशनली ये दिखा सके कि अमेरिका की जीत हुई है। और इस केस में जीत सिर्फ अब ये मानी जाएगी कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है। अभी देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ना खुलने से अमेरिका को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके जो बेड़े हैं, उनके जो नेवल शिप्स हैं, वो तो वैसे भी पानी में ही रहते हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट में रहे, चाहे वो साउथ पैसिफिक सी में रहे, चाहे वो अटलांटिक ओशन में, उनको तो पानी में ही रहना है। तो इसलिए लेकिन ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो ईरान का हो रहा है, क्योंकि उनको जो अपना तेल, जो पहले इतना तेल जाता था स्टेट हॉर्मुज से, वो नहीं जा पा रहा है। तो उनकी इकोनॉमी पहले से ही बदतर थी, अब और खराब होती जा रही। तो मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टीज अब डेस्परेट है। ईरान इसलिए डेस्परेट है कि उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन दिन पे दिन खराब होती जा रही है, और अमेरिका इसलिए डेस्परेट है कि उसके बावजूद, उनकी हर कोशिश के बावजूद, ईरान जो है उनके साथ नेगोशिएशन उनकी शर्तों पे करने के लिए तैयार नहीं है। जो प्रपोजल डोनाल्ड ट्रंप साहब भेजते हैं, ईरान उनको रिजेक्ट कर देता है, और जो प्रपोजल ईरान भेजता है अमेरिका को पाकिस्तान के थ्रू, उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं मैंने आधा ही पढ़ के उसको डस्टबिन में डाल दिया। तो अगर आप प्रपोजल्स को डस्टबिन में डाल देंगे और उनके ऊपर आप सोच विचार नहीं करेंगे, तो उससे तो यही जाहिर होता है कि आने वाले समय में लड़ाई दोबारा शुरू हो सकती है। वैभव जी। बिल्कुल सर, हम तैयारियों के बारे में भी सर पढ़ रहे थे कि अमेरिका अपनी तैयारियां अभी भी जारी रखे हुए है। जब युद्ध विराम के बारे में बातें हो रही थी, पाकिस्तान में सीजफायर टॉक चल रही थी, उस दौरान भी ऐसा नहीं था कि अमेरिका रुक गया था। उसने मध्य पूर्व में अपनी तैनातियों को वैसे ही जारी रखा। तो क्या हम मान के चले कि सिर्फ बीच में एक समय लिया गया है अमेरिका की ओर से, और फिर से वो युद्ध शुरू करने की मंशा उसकी पहले से ही थी? देखिए, मुझे नहीं लगता वैभव जी कि इस स्टेज पे डोनाल्ड ट्रंप साहब की युद्ध करने की मंशा है। उनकी मंशा तो ये है कि किसी तरीके से ईरान दबाव में आके या चाइना के थ्रू मैसेज पास करके, किसी तरह प्रेशराइज करके जो अमेरिकन की डिमांड है उनको मान ले और ये लड़ाई खत्म हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप साहब इससे आगे नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि उन्होंने ये लड़ाई लड़के देख ली है। उनको अभी तक कोई हासिल नहीं हुआ, बल्कि जो ऑलरेडी एक हासिल थी स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जिससे जो है दुनिया का 90% जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट जिससे पास होती थी, बल्कि इस लड़ाई से वो भी बंद हो गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऑब्जेक्टिव, अपने जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव थे, उनको तो हासिल किया नहीं, बल्कि एक प्रॉब्लम अपने लिए और पूरी दुनिया के लिए क्रिएट कर दी, वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का खोलना या उसका बंद होना। तो जब तक ये, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की प्रॉब्लम ये है कि ना वो अपने मिलिट्री एसेट्स को वापस ला सकते हैं, क्योंकि अगर उनको वापस ले आते हैं तो इससे साफ इंडिकेशन है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये लड़ाई हार गए हैं। और अगर वो वहीं पर रखते हैं और नेगोशिएशन की उम्मीद में है कि कहीं शायद कोई नेगोशिएशन हो जाए, अभी खबरें आई है कि पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर है नकवी साहब, वो जो ईरान गए हैं और ईरान के ऑफिसर से और उनके इंटीरियर मिनिस्टर से बातचीत कर रहे आ रहे हैं। तो डिप्लोमेटिक जो चैनल्स हैं वो खुली हुई हैं। उम्मीद तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को यही है कि शायद कोई लेवल पर नेगोशिएशन कामयाब हो जाए और ये लड़ाई बंद हो जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, पर वो मजबूरी में है। उनको अगर दोबारा जंग शुरू करनी पड़ी तो वो उनको मजबूरी में करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। वैभव जी। बिल्कुल सर, ट्रंप के चीन के दौरे को लेकर भी तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि ट्रंप चीन में चाहते थे कि चीन का पूरा सहयोग मिले, चीन
दबाव डाले ईरान पर, क्योंकि ईरान चीन की बात सुनेगा, दोनों सहयोगी देश हैं। लेकिन चीन ने ऐसा कुछ करने से इनकार कर दिया है। आपके पास ऐसी कोई जानकारी है कि ट्रंप को ईरान ईरान को लेकर चीन में उतना सहयोग नहीं मिला? देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो अगर ये जो 2 दिन की समिट हुआ है चाइना के प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रंप साहब के बीच में, इसमें चाइना का मेन मकसद था डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये बताना कि हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो है ताइवान। हम जो है ताइवान के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं चाहते। ताइवान को आप हथियार नहीं देंगे। ताइवान एक हमारा जो हिस्सा है और उसको देकर रहेंगे। और शी जिनपिंग ने बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये समझा दिया। और डोनाल्ड ट्रंप साहब इस बात को समझ गए हैं कि जो ताइवान है वो चाइना के लिए एक रेड लाइन है। इसलिए आप देखिए, उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के जितने भी बयान आए हैं ताइवान को मद्देनजर रखते हुए, वो सारे के सारे जो बयान है वो डिफेंसिव बयान है, वो ऑफेंसिव बयान नहीं है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब की आप हमने देखा है, डोनाल्ड ट्रंप जब 1.0 में भी और अब 2.0 में जिस तरीके से ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, जिस तरीके से प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देते हैं, वो इस 2 दिन के समिट में कहीं दिखाई नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब को डरा के वहां पे भेजा गया है और डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई बहुत बड़े दबाव में है। तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप साहब गए थे। बाकी तो डेलीगेशन, उनका बहुत बड़ा डेलीगेशन था जिसमें बड़े बड़े सीईओज और बड़े बिजनेस लीडर्स थे। लेकिन उनका कुछ ना कुछ मकसद ये भी था कि किसी तरीके से बार्गेनिंग करके चाइना के साथ कि हम ताइवान के मामले में चुप रहेंगे, आप जो है ईरान को प्रेशराइज करो कि वो वार्ता को जो है टेबल पे आ जाए और टेबल पे जो है हमारी शर्तों को मान जाए। लेकिन मुझे उसमें लगता है उसमें शी जिनपिंग ने बहुत ही सही तरीके से, उन्होंने कोई कमिट नहीं किया। उन्होंने हाँ एक जनरल स्टेटमेंट दी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए और ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इंश्योर करेंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाती है या हम इंश्योर करेंगे कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो। तो शी जिनपिंग ने बहुत ही ठंडे बस्ते में रखी हुई बातें जो है करी है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को, मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस विजिट में कुछ खास हासिल नहीं हुआ जिस मकसद से वो गए थे। वैभव जी। बिल्कुल सर। अभी हमारे यहाँ ब्रिक्स की समिट हुई है, उसमें हमने देखा सर कि ईरान और यूएई के बीच में थोड़ा सा टकराव देखने को मिल रहा है। खासकर यूएई और इजराइल की नजदीकियों की जब से खबर आ रही है, ईरान उसे पसंद नहीं कर रहा। क्या आपको लगता है कि मध्य पूर्व में युद्ध के बाद बहुत कुछ बदल रहा है अब? देखिए वैभव जी, आपको याद है कि नहीं है, लेकिन आप ही के चैनल पे मैंने ये कहा था कि जब ये युद्ध रुकेगा या यहाँ पे जो है स्टेबिलिटी आ जाएगी तो मिडिल ईस्ट का जो ऑर्डर है वो चेंज होगा। और उसमें मैंने कहा था कि कुछ देश है वो ईरान की जो वो अस्तित्व है, ईरान की जो आइडेंटिटी है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि ईरान को बिग ब्रदर मान लेंगे। और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इजराइल के साथ जुड़ जाएंगे। वो ही हमें देखने को मिल रहा है। खबरें ये है कि सऊदी अरेबिया और ईरान में के बीच में नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन होना है कि ईरान जो है ना सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला करेगा, ना सऊदी अरेबिया ईरान के ऊपर हमला। वो एक नई चेंज नजर आ रही है। दूसरी चेंज ये आ रही है कि यूएई के और इजराइल के जो संबंध हैं वो अब्राहम अकॉर्ड के बाद और ज्यादा मजबूत हुए। खास तौर पर ये ईरान, जब से ईरान के साथ लड़ाई हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर जो है नुकसान या जो मिसाइल्स और ड्रोन्स के अटैक हुए हैं वो यूएई के ऊपर हुए हैं। तो लाजमन बात है कि यूएई अपने डिफेंस के लिए इजराइल को उन्होंने अप्रोच किया। और इजराइल ने, खबरें ये भी है कि इजराइल ने अपना आयरन डोम भी जो है वहां पे डिप्लॉय किया, जिसकी वजह से ईरान नजर गुस्से में है और ईरान जो है ताबड़तोड़ हमले ईरान के ऊपर, इजराइल उसके यूएई के ऊपर कर रहा है, जो कि यूएई ने इसके खंडन किया है, कंडेम किया है। लेकिन ईरान को ये बात पसंद नहीं आई कि यूएई जो है इजराइल के साथ नजदीकियां उसकी बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल सर। अभी सऊदी अरब की कैसी भूमिका आपको नजर आ रही है? वो क्या चाह रहा होगा? एमबीएस क्या चाह रहे होंगे अभी, युद्ध हो या ना हो? देखिए, एमबीएस तो पहले तो एमबीएस ये चाह रहे थे कि ईरान का जो है जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, क्योंकि देखिए जितनी ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है इनको ईरान से हमेशा खतरा रहा है, चाहे वो इनके प्रॉक्सीज के थ्रू हो, हौतीज जो है
सऊदी अरेबिया को तंग करते थे, हौती जो है यूएई को तंग करते थे, उसके बाद जो हिजबुल्लाह थे जो थे वो जॉर्डन और इसको इजराइल को तंग करते थे। इसी तरीके से बाकी जो इनके हमास हैं वो तो ये एक मिडिल ईस्ट के लिए ईरान एक विलियन के रोल में था, जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होके अपने प्रॉक्सीज के थ्रू, अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। तो सऊदी अरेबिया तो एक कहते हैं कि सऊदी अरेबिया ने तो जो है डोनाल्ड ट्रंप को जो है उकसाया है कि वो ईरान के ऊपर हमला करे और ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज और इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज को इतना तबाह कर दे कि आने वाले समय में ईरान जो है सऊदी अरेबिया के लिए खतरा ना बने। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया और अमेरिका के हम ऊपर हमला ना करके अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमला किया, और अमेरिकन बेसिस के ऊपर ही नहीं, जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उनके ऊपर भी हमला करा, तो उससे सऊदी अरेबिया को और इनको सबको ये पता लग गया कि अमेरिका के अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि वो हर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को जो है डिफेंस, जो एयर डिफेंस है वो दे सके। तो इसलिए अब उन्होंने बेस्ट ऑप्शन उनको ये लगा कि इट इज बेटर कि हम ईरान के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करें और एक नॉन एग्रेशन पैक्ट करें ताकि आने वाले समय में ईरान हमारे ऊपर हमला ना करे। तो मेरे को लगता है सऊदी अरेबिया पहले ऑफेंसिव पोस्चर में था, अब डिफेंसिव पोस्चर में आ गया। वैभव जी। बिल्कुल सर। अब सर हम ट्रिपल एच जिनकी बात होती है, हुती, हमास और हिजबुल्लाह, उनकी ताकत कितनी बची हुई है? देखिए, जहां तक सवाल है हमास की, तो वो तो ताकत बिल्कुल उनकी जो है खत्म हो चुकी है। जहां तक हौतीज की है, उनका जो है अमेरिका के साथ डील हो चुकी थी, तो उनका भी आपस में उनकी इंटरनल फाइटिंग की वजह से भी उनमें उनके जो लीडर्स हैं उनमें काफी मतभेद है। तो वो जो कोहेसिवनेस था जो हमने 2023-2024 में देखा, जिस तरीके से हौतीज ने रेड सी के ऊपर कॉमर्शियल व्हीकल्स के, कॉमर्शियल शिप्स के ऊपर और इजराइल के ऊपर हमला किया, मुझे नहीं लगता कि अब जो है इतनी उसके अंदर ताकत है। और अगर ताकत भी है तो मुझे नहीं लगता कि अब वो इतने उसमें ईरान की सपोर्ट में इतना आया, क्योंकि हमने देखा है कि ये जो लड़ाई हुई है इसमें हौतीज का जो है कंट्रीब्यूशन ईरान की सपोर्ट में नहीं रहा। जहां तक हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह को पहले भी बहुत नुकसान हुआ है, अब भी हिजबुल्लाह के ऊपर सीज फायर होने के बाद भी जो है, कल भी जो इजराइल ने जो स्ट्राइक की है हिजबुल्लाह के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर अभी चल रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह में अभी कुछ ना कुछ जो है ताकत बची हुई है। तो हौतीज लड़ेंगे नहीं, अब हमास खत्म हो गया है, हिजबुल्लाह में थोड़ा बहुत है। अब वो कितने दिन तक लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, अब ये पीस टॉक्स हो रही है। पीस टॉक्स भी जो है इजराइल और लेबनान की पीस टॉक्स हो रही है, इजराइल और हिजबुल्लाह की पीस टॉक्स नहीं हो रही है। और हमको ये समझना पड़ेगा कि लेबनान आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है जो हिजबुल्लाह को कंट्रोल कर सके। तो मुझे लगता है ये जो बातचीत है इसमें ही एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि जब तक हिजबुल्लाह को आप पार्टी नहीं बनाएंगे नेगोशिएशन में, तब तक ये कभी कामयाब नहीं हो सकती। अब 45 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन वो सीज फायर सिर्फ पेपर पे है, ऑन ग्राउंड मेरे को नहीं लगता कोई सीज फायर। वैभव जी। बिल्कुल सर। ईरान के बारे में कुछ सवालों के जवाब लेने हैं सर आपसे। आईआरजीसी की ताकत को लेकर भी तमाम तरह की बातें हो रही थी कि जब हमला किया गया था अमेरिका और इजराइल की ओर से, तो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन क्या इतना नुकसान हो गया है कि आईआरजीसी की सत्ता पर कोई खतरा आ जाए, उसका जो कंट्रोल है ईरान पर वो थोड़ा कमजोर हो जाए? जी नहीं, आईआरजीसी को अगर आप देखेंगे तो यस, शुरू में जिस तरीके से उनके कमांडर्स वगैरह को मारा गया, उस समय थोड़ा एक जो है शॉक एक्शन में था आईआरजीसी। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे ईरान के अंदर ये खास बात है, उनके अंदर रेजिलेंट बहुत है। पिछले साल भी जब लड़ाई हुई थी 2025 में, तब भी उनके काफी साइंटिस्ट और काफी लीडर्स को मार दिया गया था। इनिशियल शॉक एब्जॉर्ब करके ईरान ने फिर जो है जवाबी कार्रवाई बहुत अच्छे ढंग से की थी। उसी तरीके से उनके जो है सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनी को मारने के बाद और बाकी जो उनके लीडर थे उनको मारने के बाद, मुझे नहीं लगता कि ईरान के अंदर कोई ऐसी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकअप हो गया या गवर्नमेंट ब्रेकअप हो गई हो। और अब तो जो आईआरजीसी है उसका जो है कंट्रोल, बल्कि जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी कंट्रोल बढ़ गया है, क्योंकि जितनी नेगोशिएशन है, अगर ये पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ में होती, ये उनके प्रेसिडेंट के हाथ में होती, या अरागची के हाथ में होती, तो शायद जो है ये
अब तक जो है कुछ नेगोशिएशन होके कुछ पीस टॉक्स हो जाती, लेकिन अब आईआरजीसी बताता है कि क्या चीजें पे हम सहमत होंगे और क्या चीजों पे हम सहमत होंगे। तो आईआरजीसी की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो कम, अमेरिका की कंपैरेटिवली कम हुई है, लेकिन इतनी कम नहीं हुई है जिसमें आप जो उनको जो है नेगोशिएटिंग टेबल पे अपने प्रस्ताव के मुताबिक उनसे साइन करा सके। वैभव जी। बिल्कुल सर। सिरोही सर, मुस्तफा खामनेई जो नए सर्वोच्च नेता है ईरान की, उनको लेकर तमाम तरह की खबरें आती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि वो बहुत ज्यादा घायल हैं, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं उनके पैर तक काटने पड़ गए हैं, और कुछ जो ईरान के हवाले से खबर आती है कि वो भी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और किसी ऐसे ठिकाने पर हैं जिसकी जानकारी अमेरिका और इजराइल को नहीं है। आपके पास सर क्या जानकारी है? देखिए, ऐसा है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो ऐसी जगह पे है, क्योंकि ईरान को ये पता है, उनको भी ये पता है कि जिस दिन इजराइल को ये पता लग गया एग्जैक्ट उनकी लोकेशन, तो उनको भी मार दिया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ईरान में या तो वो कई बहुत इंटीरियर में, कई ट्राइबल एरियाज में जो है उनको इस ऐसी जगह रखा गया है, महफूज जगह, जहां की खबरें किसी को भी नहीं है। क्योंकि अगर खबर ईरान को या अमेरिका को लग गई तो वो उनको भी जो मार देंगे, क्योंकि ईरान इजराइल के पास जो है, उनकी मोसाद है या उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो इतना स्ट्रांग है कि आप कहीं भी चले जाए वो आपका पता कर लेंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि हो सकता है वो जख्मी हो गए हो, और जख्मी करके लड़ाई की शुरू में उनको वहां से इवैक्यूएट करके रशिया में ले गए, और रशिया में ही वो हो, उनका इलाज भी चल रहा, क्योंकि घायल तो वो हुए हैं। क्योंकि जिस हमले में अयतुल्लाह खमैनी मारे गए थे उसमें वो भी शामिल थे वहां पे। तो हमले में उनको जान को तो जोखिम है, और उनको जो ऊपर जो है काफी जो है इंजरी भी आई होंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता ईरान में, अगर ईरान में होते तो इजरायली जब्त उनको ढूंढ निकालते, लेकिन मुझे नहीं लगता ईरान में, वो मेरे को लगता है रशिया में चले गए। जी बिल्कुल सर। सर, हम बात कर रहे थे कि अमेरिका अपनी तैयारियां कर रहा है, वो हमला करे या ना करे लेकिन उसकी तैयारियां हैं। ईरान को भी तो सर ऐसा डर होगा ना कि अमेरिका हमला कर सकता है, क्योंकि अमेरिका अक्सर ऐसे वक्त में हमला करता है जब लगता है कि हमला नहीं होगा। इस बार भी बातचीत चल रही थी, दूसरे दौर की बात चल रही थी, बीच में हमला हो गया। 25 में भी ऐसा ही हुआ था, बातचीत चल रही थी, हमला हो गया। ईरान में आपके हिसाब से भी क्या तैयारियां चल रही होगी? क्या बाहर से भी हथियार मंगाए जा रहे होंगे? रूस या चीन की ओर से कोई मदद दी जा रही होगी कि आप तैयार रहिए? देखिए, मेरे को नहीं लगता रूस से मदद दी जा रही होगी, कि रूस अपने आप ही जो है यूक्रेन में पिछले 4-5 साल से फंसा हुआ है। तो यूक्रेन जो रशिया है वो सिर्फ आपको इंटेलिजेंस दे सकता है, वो आपको सर्वेलेंस दे सकता है, रियल टाइम सर्वेलेंस दे सकता है। लेकिन जहां तक चाइना का सवाल है, मुझे लगता है कि चाइना ने कुछ ना कुछ जो है, पूरी की पूरी वेपन सिस्टम नहीं, लेकिन वेपन्स के कुछ ना कुछ पार्ट, जैसे मिसाइल का फ्यूल वगैरह है, वो सब चीजें जो है मेरे को लगता है कोवर्ट ऑपरेशन से, ओपनली नहीं दिया होगा, थर्ड कंट्री के थ्रू जो है किसी तरीके से वहां पे पहुंचाया गया। और मुझे इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होगा कि चाइना जो है पाकिस्तान के थ्रू ईरान में पहुंचा रहा होगा। अगर ईरान के जो है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को जो है शिफ्ट करा के और नूर खां एयर बेस पे रखा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो चाइना एक उनका जो है आयरन क्लैड जो कहते हैं उनका फ्रेंड है। तो अगर चाइना चाहता है कि वो ईरान को जो है सप्लाई करे, तो वो पाकिस्तान के थ्रू बॉर्डर्स पार करके और जाके ईरान के अंदर पहुंचा सकता है। तो ईरान भी अपनी पूरी तैयारी में है, और सीआईए की तो रिपोर्ट है कि ईरान की जो है 70% मिसाइल कैपेबिलिटी अब भी बरकरार है। तो इसका मतलब अभी तक सिर्फ 30% मिसाइल कैपेबिलिटी उनकी जो है यूज हुई है। अगर 70% है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए और जो है बाकी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है उनके लिए आने वाला समय, अगर लड़ाई दोबारा शुरू होती है तो और ज्यादा जोखिम भरा होगा। जी बिल्कुल सर। हमने ईरान की बात कर ली सर। ट्रंप हमला करने के बारे में उनका ऐसा ख्याल नहीं होगा, क्योंकि उससे अब उन्हें लाभ नहीं मिलने वाला, ऐसा आपने बताया। नेतन्याहू क्या सोच रहे होंगे सर अभी? वो क्या चाह रहे होंगे? देखिए, नेतन्याहू चाह रहे होंगे कि दोबारा लड़ाई हो, क्योंकि नेतन्याहू साहब जो पूरे इस महकमे में, पूरे इन कंट्रीज में अगर आप देखें तो सिर्फ एक देश बिल्कुल उस क्लियर है, और वो देश है इजराइल। उसका सिर्फ मकसद एक है कि ईरान को इतना डिकैपिशिएट किया जाए, इतना उसको जो है उसकी कैपेबिलिटी इतनी गिरा दी जाए कि आने वाले समय में कम से कम 20-30 साल तक ईरान जो है
इजराइल की तरफ प्रॉक्सीज के थ्रू या डायरेक्टली उनके तरफ देखने की हिम्मत ना करे। तो ये तो इजराइल ने जो सीज फायर एक्सेप्ट कर ली है वो तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के प्रेशर में आके कर ली है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब किसी तरह पीस टॉक्स कर भी लेते हैं तो मेरा ये मानना है जो इजरायली गवर्नमेंट का जो मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है, जब तक वो हासिल नहीं कर लेंगे वो ईरान को नहीं छोड़ेंगे और वो ईरान के ऊपर हमला। तो बेंजामिन नेतन्याहू इज वेरी क्लियर कि उनको करना क्या है। डोनाल्ड ट्रंप साहब कंफ्यूज्ड है, हो सकता है ईरानियन जो गवर्नमेंट है वो भी कंफ्यूज्ड हो, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू साहब पहले डे वन से, जब 7 अक्टूबर 2023 में हमास का हमला हुआ था, तब से वो बिल्कुल क्लियर है। हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर होने के बाद भी जब चाहे वो एयर स्ट्राइक करते, जब चाहे वो हमास के ऊपर एयर स्ट्राइक करते, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीज फायर है या नहीं है। अगर उन्होंने करना है तो वो करेंगे। और ये मुश्तबा साहब जो आप बोल रहे हो छुपे हुए, अगर उनको इजराइल को पता चल जाता है वो कहां पे है, इन स्पाइट ऑफ द सीज फायर इजराइल वहीं पे उनको मारेगा। बिल्कुल सर, हमने बात की अगर युद्ध होगा तो क्या होगा। अगर युद्ध नहीं होता है सर, तो जैसा अभी ट्रंप का चीन वाला दौरा हुआ है, ये दौरा पहले से प्रस्तावित था, लेकिन हमने देखा था युद्ध के दौरान या उससे पहले ही अमेरिका और यूरोप के बीच में भी रिश्ते खराब हुए हैं कई सारे देशों से। अमेरिका और उनके और ट्रंप की वजह से, क्योंकि ट्रंप की बयानबाजियां ऐसी होती रहती हैं। क्या आपको लगता है कि थोड़ा बहुत अब ट्रंप अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने वाले हैं, रिश्ते अब सुधरेंगे अगर युद्ध नहीं होता है तो? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब को अब ये थोड़ा थोड़ा लगने लगा है, एक तो उनको ईरान की वजह से वो बहुत डिमोरलाइज्ड हो गए, क्योंकि अब तक उनको ये लगता था कि जो वो चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वेनेजुएला में उन्होंने किया, ग्रीनलैंड के ऊपर उन्होंने शोर मचाया, उसके बाद जो है नाइजीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहे, तो वो उनको ये लगता है कि वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। लेकिन ईरान की इस लड़ाई ने एक उनके दिमाग में टर्निंग पॉइंट लेके आया है, और वो टर्निंग पॉइंट की वजह भी यही है। देखिए, आप जिस तरीके से अगर आप बॉडी लैंग्वेज स्टडी करें उनकी, जो शी जिनपिंग के साथ जब वो हैं, वो उनकी तारीफ कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के, जी इज ए ग्रेट लीडर, ही इज माय ग्रेट फ्रेंड। शी जिनपिंग ने कोई नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इज ए ग्रेट लीडर। वो पूरे प्रोफेशनल तरीके से बिना कुछ ज्यादा हंसे कुछ करे, वो ऐसा लग रहा था जैसे ही इज इन फुल कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। तो उससे साफ जाहिर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को अब ये झटका लग चुका है, और ये झटका उनको अब अंदेशा ये भी है कि जिस तरीके से उनकी अप्रूवल रेटिंग 52-53% से आके जो है 40% से भी नीचे 37-38% पर आ गई है, उस हिसाब से मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टीज को बहुत बुरी हार झेलनी पड़ेगी। और अगर रिपब्लिकन पार्टी को हार झेलनी पड़ती है, उनके जो है कैंडिडेट पिट जाते हैं, उस केस में अगर डेमोक्रेट्स आ जाते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है एक जो रोजाना जो बोलते हैं ना, मैंने ये साइन कर दिया, मैंने सब, वो कुछ नहीं साइन करेंगे। ही विल बिकम ए टोटली डम डक, और वो जो है कुछ नहीं करेंगे। और मैं ये भी कह रहा हूं, जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका में काम किए हैं, 45% इन्फ्लेशन उनका, जो पेट्रोल के जो उनके जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उनके दाम बढ़ गए, हो ना हो डोनाल्ड ट्रंप साहब का इम्पीचमेंट भी हो जाए। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब अब थोड़े जो है लो उसमें प्रोफाइल में चलेंगे। अब वो जो इनका झटका था, जो ये जेलेंस्की की बेइज्जती कर देते थे, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट की बेइज्जती करते थे, स्टेमर की बेइज्जती करते थे, और जो है मैक्रोन का जो मजाक उड़ाते थे, वो अब आपको देखने को नहीं मिले। बिल्कुल सर, अब थोड़ा सर आर्थिक हालात पर बात कर लेते हैं। इस युद्ध का खामियाजा सर दुनिया के बहुत सारे देश भुगत रहे हैं, कहें पूरी दुनिया ही भुगत रही है। आपने बताया अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, हमारे देश में भी लोगों को अब सहना पड़ रहा है। अभी सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीदरलैंड के दौरे पर हैं और हेग में उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि ये दशक जो है वो आपदाओं का दशक है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध, ऊर्जा संकट है, और उन्होंने कहा है कि अगर हालात नहीं बदलते हैं तो गरीबी के दलदल में लोग फंस जाएंगे। आपको क्या लगता है अगर हम इन आर्थिक चुनौतियों के बारे में देखें तो? देखिए, आर्थिक चुनौती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मोदी जी ने जो 7-8 पॉइंट दिए थे, उसमें भारत के लोगों को कहा था कि भाई ये आप ना करें और ये काम आप करें। उसके बाद कुछ ऑपोजिशन लीडर ये कह रहे हैं कि सबको तो बोल रहे हैं कि फॉरेन ट्रेवल ना करें, लेकिन खुद जो है 5 देशों के टूर पर चले गए। ये जो 5 देशों के टूर पे गए हैं,
अगर उनको टूर को और उनके कंट्रीज को आप अच्छी तरह समझे कि इस कंट्री में क्यों गएंगे, तो आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि मोदी जी इस चीज को कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो आपदा की बात कर रहे हैं कि ये दशक आपदा का है, और इस दशक में जो है पहले कोरोना आया और अब ये आ गया, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये एक महीने में खत्म हो या एक साल में खत्म हो। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज का यही हाल रहा तो आर्थिक संकट बहुत बढ़ जाए। तो इस आर्थिक संकट से प्रिपेयर होने के लिए, ताकि भारत के ऊपर ये जो असर ना पड़े, आप देखिए भारत में 3% जो है रेट बढ़ाया गया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, जबकि बाकी कंट्रीज में भारत में सबसे कम बढ़ाया गया है। बाकी कंट्रीज में तो बहुत पहले बढ़ा दिया था, मैंने अमेरिका का एग्जाम्पल दिया, वहां पे बिल्कुल सर। 45% है, बाकी देशों में भी है आप देखिए, लेकिन भारत में कम पड़ा है क्योंकि भारत प्रोएक्टिव है। और ये मोदी जी जो गए हैं ये प्रोएक्टिव चीजों के लिए गए हैं। यूएई के साथ उन्होंने जो है अपनी एनर्जी को सप्लाई को स्टेबलाइज करने के लिए, ये जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं जो हमारे हैं, उसके अलावा यूएई हमको 30 मिलियन बैरल्स जो है हम जो है यहाँ पे ऑयल को स्टोर कर सकते हैं, ताकि जो क्षमता हमारी यार 70 दिन की है उसको बढ़ा के हम 100, 150, 200 दिन कर दें स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के। एलपीजी और एलएनजी की रेगुलर सप्लाई चलती रहे। उसके बाद हम वहां गए हैं ये इसमें स्वीडन और नॉर्वे में, वहां गए हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए, वहां गए हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वहां गए हैं सब्सटेंशियल डेवलपमेंट के लिए, और जो इसके लिए गए हैं इसमें नीदरलैंड में और इटली में, वो गए हैं क्लीन एनर्जी के लिए। तो आप देखिए मोदी साहब का जो ये टूर है इसमें ज्यादा जो फोकस है वो एनर्जी के ऊपर है, चाहे वो क्लीन एनर्जी हो, चाहे वो यूएई से ऑयल लेना हो, चाहे कहीं पे जो है और करना हो। तो ये सारी के सारी मोदी जी जो है उसको प्रोएक्टिव रह के आने वाले समय के लिए देश को तैयार कर रहे हैं। वैभव जी। बिल्कुल सर। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि तमाम देश जैसे भारत भी उसमें शामिल है आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, क्या ईरान और अमेरिका पर इसका भी दबाव हो सकता है कि आपकी वजह से बाकी खामियाजा भुगतना पड़ा है देशों को, आप जो है थोड़ा अभी ये सब मत कीजिए, युद्ध जो है बातचीत से सुलझा लीजिए मामला। क्या भारत ऐसा कोई पहल कर सकता है? क्योंकि कल मैं रूसी विदेश मंत्री का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भारत एक अच्छी मध्यस्थता निभा सकता है जो दीर्घकालिक हो सकती है। देखिए वैभव जी, भारत मध्यस्थता नहीं करेगा क्योंकि भारत की पॉलिसी नहीं है मध्यस्थता करने की। क्योंकि भारत अगर मध्यस्थता करता है और कल पाकिस्तान के साथ फिर लड़ाई होती है, तो क्या भारत जो है किसी देश की मध्यस्थता एक्सेप्ट करेगा कश्मीर के इश्यू में? नहीं करेगा। तो इसलिए भारत ये है कि भारत आइडियाज दे सकता है, भारत मदद। यूएई के साथ जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं वहां पे 2.5 घंटे या 4 घंटे वहां रुके हैं, उसमें भी उन्होंने कंडेम किया है ईरान के हमले को यूएई के ऊपर, और उन्होंने कहा कि हमारे लायक कुछ भी अगर कुछ होगा जिससे यहाँ पे शांति स्थापित हो सके, हम पूरा का पूरा सहयोग देंगे। लेकिन भारत मध्यस्थता नहीं करेगा, और इसमें जो रूसी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त कहा है। क्योंकि भारत आज के दिन भारत उस स्थिति में है कि भारत के संबंध इजराइल के साथ भी अच्छे हैं, यूएई के साथ भी अच्छे हैं, ईरान के साथ इतने अच्छे नहीं है, लेकिन ईरान के साथ भारत बातचीत कर सकता है, आमने सामने बैठ के बातचीत कर सकता है। अभी उनके ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, अभी ब्रिक की जो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी उसमें मौजूद थे। तो भारत का एक जो है बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी है इन चीजों के लिए, लेकिन भारत मध्यस्थता नहीं करेगा। भारत सिर्फ जो है कोई सुझाव या कोई चीज की मदद कर सकता है, अदरवाइज भारत इन्वॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि ये इतना पेचीदा खेल है कि इसमें जो भी इस मध्यस्थता करने की कोशिश करेगा वो कामयाब नहीं होगा। जी बिल्कुल सर। एक आखिरी सवाल सर इस बातचीत का आपसे मैं लूंगा। आर्थिक संकट जो हम देख रहे हैं सर, भविष्य में जैसे तमाम विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है हालात और खराब हों, आपके हिसाब से सर कब दुनिया खासकर भारत के लोग राहत की सांस ले सकते हैं? अभी हम कब तक माने कि ये संकट रहने वाला है? देखिए, ये संकट 1 हफ्ते में खत्म हो जाए, 1 महीने में खत्म हो जाए, या 1 साल में भी ना हो, ये संकट जिस दिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलने से एकदम संकट खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने कुवैत के ऊपर, बहरीन के ऊपर, यूएई के ऊपर, सऊदी अरेबिया के ऊपर जो जो ऑयल फील्ड्स हैं या ऑयल सेक्टर्स है, एनर्जी सेक्टर, उसके ऊपर हमला किया है, उनको दोबारा प्री फरवरी 28 को लाने के लिए टाइम लगेगा, समय लगेगा, 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए। तो नॉर्मलाइज होने में
टाइम लगेगा, लेकिन जिस दिन स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुल जाएगी आप देखेंगे कि लोगों को राहत मिलेगी और नए तरीके ढूंढे जाएंगे कि अगर आने वाले समय में स्टेट ऑफ हॉर्मोज फिर बंद हो जाती है तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि डायरेक्ट जो है यूएई से या ओमान से डायरेक्ट तेल हमारा डायरेक्ट सप्लाई जो है स्टेट ऑफ हॉर्मूज से ना आके फुजियारा पोर्ट से या और पोर्ट से आके सीधा मुंबई या गुजरात में जो हमारी ऑयल रिफाइनरीज है वहां पे आ जाए, तो भारत उसके लिए पूरी कोशिश कर रहा है। तो राहत का तो डोनाल्ड ट्रंप साहब और ईरान के ऊपर निर्भर करता है कि कब वो दुनिया को राहत देना चाहते हैं। अगर इसी तरीके से वो करते रहेंगे, अब तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के भी प्रेशर है कि जब 45% उनके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो रेट बढ़ गया है, जबकि अमेरिका तो के पास तो खुद अपना तेल है, तो वहां की पब्लिक का जब प्रेशर पड़ेगा तो हो सकता है आने वाले समय में दोनों एक दूसरे के पॉइंट्स को थोड़ा डाइल्यूट कर दे और आपस में बैठ के जो है बातचीत। बिल्कुल सर, सिरोही सर आपका बहुत शुक्रिया सर, वन इंडिया के साथ आप जुड़े, आपने इस चर्चा में भाग लिया और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं इस युद्ध से जुड़ी हुई कि आगे क्या कुछ हो सकता है और अमेरिका क्या रणनीति अब काम कर रहा है, रणनीति पर ईरान क्या सोच रहा होगा, ईरान की तैयारियां कैसी हैं और जिस आर्थिक संकट के बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी बार बार अपील कर रहे हैं, वो आर्थिक संकट कब तक रहने वाला है और कब वो खत्म हो सकता है, खत्म होने की क्या क्या वजह हो सकती हैं, ये सब कुछ आपने बताया।